नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपनी विजिट पर गए हुए थे, अपनी ऑफिशियल विजिट पर गए हुए थे यूएई के अंदर में। और यूएई की वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी रहे होंगे यहाँ पर, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद, उनसे शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। और अब पाकिस्तान की जो डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान का जो फॉरेन डिपार्टमेंट है, उसने इस पूरे विजिट की डिटेल्स अपने वेबसाइट पर लॉन्च की है। और इस डिटेल्स में वो बता रहे हैं कि यूएई की जो प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है, उसमें डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर के मुलाकात हुई है। अब आप समझ सकते हैं कि ये सारे जो फैंसी वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो वही फैंसी वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए थे। एक्चुअल में जो उनका एजेंडा था विजिट करने का, जो पाकिस्तान के हर प्राइम मिनिस्टर का दूसरी कंट्री में विजिट करने का एजेंडा होता है, वही एजेंडा था। बेसिकली उनको फंड्स यानी कि पैसे मांगने के लिए वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो उसमें उन्होंने ये चीज़ क्लैरिफाई किया है कि यूएई की गवर्नमेंट ने हमारे डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए वो तैयार हो गए हैं। और टोटल कुल मिला जुला करके बहुत बड़ा $10 बिलियन का जो फंड है, वो यूएई की सरकार जो है वो पाकिस्तान की सरकार को देगी। पाकिस्तान की सरकार यानी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को, जो कि बूम करने में हेल्प करेगी। तो जो शेख मोहम्मद हैं, वो हमेशा से आप देखोगे कि पाकिस्तान को शुरू से ही हेल्प करते हैं। जब भी पाकिस्तान के यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो शेख मोहम्मद हमेशा से उसको हेल्प करते हैं। अब आप समझ लीजिए कि जो $10 बिलियन हैं, ये तो मिल ही जाएंगे पाकिस्तान को। आईएमएफ भी कुछ पैसा दे ही रहा है पाकिस्तान को। चाइना का जो फंडिंग है वो मिल ही चुका है। तो जो घूम घूम के फंड्स इकट्ठा इतने कर लिए हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, कि अब आराम से वो अपनी पाकिस्तान की इकोनॉमी को खींच खाच के 3-4-5 साल जो आराम से चला ही लेंगे। अदरवाइज ये सवाल उठ रहे थे ना पाकिस्तान के ऊपर कि बैंकरप्ट हो जाएंगे ये लोग, नहीं चला पाएंगे। तब भी मैंने आपको कहा था कि नहीं, ये बैंकरप्ट तो नहीं होने वाले। ये घूम घूम के उतने फंड्स तो इकट्ठा कर ही लेंगे कि ये अपनी सरकार या अपनी पूरे मतलब इकोनॉमी को ये 5-6 साल खींच करके ले जा सकते हैं। उसके बाद दूसरी सरकार आएगी, वो देखेगी अपना। तो इनके प्राइम मिनिस्टर्स का जो विजन होता है वो भी सिर्फ 5 साल तक की होता है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी सरकार एनीवे 5 साल पूरा कंप्लीट टर्म तो कर ही नहीं पाएगी। आज तक कोई प्रधानमंत्री कंप्लीट टर्म नहीं कर पाया, तो मैं क्यों कर पाऊंगा। तो इनका विजन जो है वो भी 3 साल, 4 साल, 5 साल, इससे ज़्यादा नहीं होता है। जैसे आप देखोगे ना, इंडिया के जो प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे कोई भी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए, या कोई भी प्रधानमंत्री इंडिया में अंदर होता है, वो 20 साल 25 साल का विजन लेकर के चलता है कि मतलब वो एक पूरा रोड मैप बनाता है, उसी रोड मैप के थ्रू डेवलपमेंट की बात कहता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कई बार साल 2047 में क्या होगा उसकी बात हो रही है। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो भी साल 2035 तक या 2037 तक हम ये करके दिखाएंगे, उसकी बात कर रही है। तो यहाँ पर आप देखो कि दोनों पार्टीज जो हैं वो 2037, कोई 2047 ऐसे बात कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर में सिर्फ 3 साल, 4 साल, 5 साल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है। और घूम घूम के उसी के लिए लोग फंड्स इकट्ठा करते हैं कि हम खींच खाच के अपनी सरकार चला सकें, पूरी इकोनॉमी को खींच सकें। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, और इस पूरे आर्टिकल को सेलेक्ट करने का एजेंडा क्या है, आप देखो कि यूएई के एक बहुत बड़ा सवाल है कि यूएई के तो बहुत अच्छे रिलेशंस इंडिया के साथ भी हैं। शेख मोहम्मद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ वही शेख मोहम्मद जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं शहबाज शरीफ के साथ में। तो ये क्या मतलब ये क्या बात हुई कि एक तरफ इंडिया और उसका एनिमी पाकिस्तान, दोनों से अच्छे रिलेशंस। अब देखो, जियोपॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके जो रिलेशंस हैं वो एक कंट्री के साथ अच्छे हैं और उसकी जो एनिमी कंट्री है उससे आप खुद भी एनिमिटी कर लो। तो ये वो वाली बात हो जाती है कि आप किसी ना किसी पावर ब्लॉक में खड़े हो। तो यूएई जैसी कंट्रीज लार्जली, बाय एंड लार्ज, यूएई, कतर, ऐसी कंट्रीज जो हैं वो बाय एंड लार्ज न्यूट्रल रहने की कोशिश करती हैं, और हर जगह पर ये मीडिएशन के लिए जानी जाती हैं ये कंट्रीज। और वही काम यूएई ने हमेशा किया है। नाउ अगर आप इंडिया को कंपेयर करो, इंडिया भी किसी ब्लॉक में नहीं है। क्लियरली इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस है रशिया के साथ। एक एग्जांपल के थ्रू आप समझिए, रशिया के साथ जो हमारे डिफेंस रिलेशन है सबसे बेहतरीन है। और वहीं दूसरा ब्लॉक है इजराइल, एकदम बिल्कुल दूसरा ब्लॉक इजराइल के साथ जो हमारे सेकंड नंबर के सबसे अच्छे रिलेशन है डिफेंस के मामले में। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हम भी तो वो न्यूट्रल, एक ही बैलेंस पर दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, एक ही स्केल पर। उसी तरीके से यूएई ने भी एक ही स्केल पर बैलेंस किया हुआ है। इवन मैं आपको एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। 2019 में जब 370 वाला वो पूरा सिनेरियो हुआ था, उसके बाद एक अटैक हुआ था पुलवामा में, जिसमें हमारे बहुत सारे जवान जो है वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद इंडिया ने उसका बदला लिया था बालाकोट एयर स्ट्राइक के थ्रू। और ऐसा लग रहा था कि अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा बॉर्डर्स के ऊपर। इंडिया ने अपनी और ज़्यादा फोर्सेस 80,000 की ट्रूप्स वहाँ पर डिप्लॉय कर दी थी। तो ऐसा लग रहा था कि अब मतलब आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाएगा। तब बैक चैनल से शेख मोहम्मद ने दोनों इंडिया और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स से बात करी थी, और कहा जाता है कि बहुत बड़ा रोल था उनका मीडिएशन में, और उसके बाद कोई एस्केलेशन वहाँ पर नहीं हुआ। तो ही हैज़ बीन डूइंग दिस। अब रही बात पाकिस्तान और यूएई के रिलेशंस की। पाकिस्तान को यूएई क्यों इतना सपोर्ट करता है, क्या फ़ायदा है? देखो, यूएई के अंदर में पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है
या पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सेकंड लार्जेस्ट हैं यूएई के अपने बाशिंदों के बाद। पाकिस्तान की जो जनसंख्या है, मतलब पाकिस्तान के लोगों की जनसंख्या, वो सेकंड लार्जेस्ट है पूरे यूएई के अंदर में, और इसीलिए यूएई जो है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड रहता है पाकिस्तान की तरफ। उसको फंड्स, उसको पैसों से सपोर्ट करना हुआ, जैसे भी हुआ वो करता रहता है। दूसरी चीज़, अगर आप देखोगे यूएई का फॉर्मेशन हुआ था 1971 के अंदर में, और पाकिस्तान की उस समय डिप्लोमेसी ठीक ठाक थी। तो पाकिस्तान वॉज वन ऑफ दोज कंट्रीज, बीइंग एन मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान वॉज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसने, पहली कंट्री थी जिसने यूएई को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया था। तो उसी का जो हेल्प है, उसी लिए यूएई हमेशा लगातार करते रहता है। उसके बाद अगर आप पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में देखोगे तो 3-4 जो हैं बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं। तो यहाँ पर बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइंस में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी अपना एयरलाइन को डेवलप करने का सोच रहा था। तो उन बड़ी एयरलाइंस में आपको पता है कतर एयरवेज है, और दूसरे नंबर पे एमिरेट्स का नाम आ जाता है शायद, या पहले नंबर पे भी आ सकता होगा। तो साल 1995 में जब एमिरेट्स बन रहा था, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था इंटरनेशनल एयरलाइंस के मामले में, उसमें पाकिस्तान की एविएशन डिपार्टमेंट ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का काफ़ी हेल्प किया था। तो उसके लिए भी जो है वो थोड़ा सा झुकाव, थोड़ा सा इंक्लिनेशन आपको दिखता रहता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पाकिस्तान की तरफ। तो इस तरीके के रिलेशंस पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हिस्टोरिकल रिलेशंस डेवलप हुए हैं। इवन आप पाकिस्तान के अंदर में जाओगे तो बहुत सारे एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स आप देखोगे कि जो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, जो फाउंडिंग फादर कहे जाते हैं, अल नहान, शेख अल नहान, उनके नाम पर है उसका पूरा नाम। जैसे आप लाहौर के अंदर में देखोगे जो मेडिकल कॉलेज है लाहौर का, वो उनके नाम पर है। शेख, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पहले फाउंडिंग फादर थे, उनके नाम पर वो हॉस्पिटल का नाम रखा गया है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसीलिए रिलेशंस जो हैं उनके इतने गहरे हैं। दूसरी तरफ अब आते हैं जो फंडिंग मिल रही है पाकिस्तान को, उसके ऊपर। अब देखो, आईएमएफ ने यहाँ पर कही दिया है, पहला बेल आउट पैकेज $1.1 बिलियन का मिल ही चुका है। काफ़ी होता है पाकिस्तान जैसे देश के लिए। $3 बिलियन का उन्होंने टोटल फंडिंग है उनको मिली जाएगी। तो ये $3 बिलियन इन्होंने दे दिए। अब $10 बिलियन जो है वो यूएई कह रहा है कि यूएई दे रहा है, और उसके साथ साथ $4-5 मिलियन का फंड, मतलब का प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी चाइना के साथ में चल ही रहा है सीपैक के थ्रू। सीपैक में तो टोटल 18 प्रोजेक्ट्स हैं सीपैक के अंडर में, तो उसके लिए $4 से $5 बिलियन का जो फंडिंग है वो चाइना के थ्रू मिल ही रहा है। तो हो गया 10, 4, 14, 15, और मतलब समझ लो आप कुल मिला जुला करके खींच खाच के $20 बिलियन मिल जाएंगे आराम से। 4 साल 5 साल मज़े से सरकार चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो वही मैं कह रहा था कि घूम घूम के इतने फंड्स इन्होंने इकट्ठा कर लिए कि अब ये आराम से 5 साल अपनी पूरी सरकार को खींच ले जाएंगे। लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये जो फंड्स ये लोग इकट्ठा करते हैं, इससे इनकी जो इंटरनल मैटर है या इंटरनल इकॉनमी है, उसके ऊपर बाहर के पावर्स का कितना दबाव होता है आप समझिएगा, और इसीलिए सरकार इनकी चल नहीं पाती है 5 साल। आप समझिएगा इस बात को। आप देखिए, एक आर्टिकल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर इस आर्टिकल में सीधा सीधा लिखा हुआ है, IMF प्रिस्क्राइब्स पाकिस्तान बिटर बजट पिल्स। अब इस पूरे आर्टिकल का मतलब आप समझ रहे हैं? इस पूरे आर्टिकल का मतलब ये है कि देखो, सरकार नई नई आई है पाकिस्तान के अंदर में, और उनको अपना बजट पेश करना है 7 जून को। और 7 जून को जो शहबाज शरीफ बजट पेश करेंगे, वो एक्चुअल में बजट में क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या मेजर रिफॉर्म्स कर रहे हैं, वो उनको आईएमएफ बता रहा है। और बाकायदे इस चीज़ के लिए 13 मई को एक आईएमएफ की टीम आई थी, जो कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक जो मिनिस्ट्री है उसके ऑफिशियल्स के साथ बैठी थी, और उनको समझा रही थी कि भाई बजट में आपको ये चेंजेस करने हैं, जो चेंजेस हम कह रहे हैं आप वो करो, तभी जा करके हम आपको फुल पैकेज देंगे। और आई थिंक यही शर्त यूएई ने भी रखी होगी, क्योंकि उनको भी तो अपना पैसा वापस चाहिए, उनको भी तो रिटर्न में चाहिए कुछ। वो ऐसे तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हैं, तो उन्होंने भी शर्तें रखी होंगी। ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान की सरकार थोड़ी बताएगी क्या शर्तें रखी हैं। तो ये चीज़ दिखाती है कि किस तरीके का दबाव में पाकिस्तान की सरकार हमेशा रहती है इकॉनमी के मामले में। और इसीलिए आप देखोगे अलग अलग जगह पर पाकिस्तान के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पर आप चले जाइए बलूचिस्तान में, वहाँ ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सिंध में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब तेज़ी से बढ़ने का कारण ये है कि ये आईएमएफ जो उनको रिफॉर्म्स कह रहा है, वो धीरे धीरे रिफॉर्म्स लागू कर रहे हैं वहाँ पर। आईएमएफ ने कहा है कि भाई अपना सब्सिडी सारी ख़त्म करो, तो सब्सिडी ख़त्म की तो रेट बढ़े। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी और गैस के ऊपर उन्होंने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाना शुरू किया, तो रेट बढ़ते जा रहे हैं बहुत तेज़ी से, और डिवैल्यू भी है उनकी मनी का काफ़ी। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें मिला करके पाकिस्तान के ऊपर इतना दबाव बना चुकी हैं, इसीलिए ये लोग घूम घूम के फंड्स इकट्ठा करके उसको बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इकॉनमी को। लेकिन एक बात और है यहाँ पर, अगर इन्होंने अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट नहीं किया तो पाकिस्तान की इकॉनमी कभी रिवाइव नहीं हो पाएगी, और ये बात आईएमएफ ने साफ कर दी है। तो बेसिकली 7 जून एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है पाकिस्तान के लिए। अब 7 जून को जो उनका बजट आएगा वो डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान कितना दिन और सर्वाइव करेगा। और ये डिसाइड कौन करेगा? ये आईएमएफ, यूएई
और चाइना, ये सब जो है ये इस बजट पर इनकी नज़र होगी, खासतौर से इंडिया की भी नज़र होगी। इंडिया में हमारे जैसे लोगों की भी नज़र होनी चाहिए इस पर। और हम इसके ऊपर क्या करेंगे, हम एक वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम समझेंगे कि एक्चुअल में पाकिस्तान के बजट में क्या क्या मेजर रिफॉर्म्स किए गए हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो होगी, 10-15 मिनट की होगी, आप देखना ज़रूर उस वीडियो को, ताकि पाकिस्तान के अंदर में बजट को कैसे लाया जाता है, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या चेंजेस उन्होंने किए हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आ चुके हैं। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से, दैट अनअकैडमी टीम ने अभी साल 2023 का यूपीएससी सीएससी का जो रिजल्ट आया उसमें ज़बरदस्त 300+ सेलेक्शंस दिए, जिसमें हमारे ऑल इंडिया रैंक आदित्य श्रीवास्तव सर, वो भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लर्नर थे, तो वो भी इसी फर्स्ट रैंक आई थी। तो आप समझ सकते हो कि जो ये अनअकैडमी की सक्सेस है उसको हम अकेले नहीं सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बल्कि हम अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिलकर के सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसीलिए हमने आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर निकाला। जिस यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन के लिए आपके 1 लाख 1.5 लाख रुपए आराम से खर्च हो जाते हैं, उस यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन के लिए हमने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया, और हर बच्चा उसकी प्रिपरेशन कर सके उसके लिए हमने पूरे यूपीएससी सीएससी की 15 महीने की जो कोर्स फीस है उसको सिर्फ और सिर्फ 29,999 कर दिया है। और इस फीस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज जो है वो आपको पढ़ा रही होंगी इसमें, तो आप समझ सकते हो कि उसका लेवल क्या होगा। नाउ इस कोर्स फीस को सिर्फ आपको इतने कोर्स फीस में अगर ये कोर्स पूरा चाहिए तो आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर जब जाओगे आपको यूज कोड का ऑप्शन आएगा, वहां पर APYT10 यूज करना है और तब आपको ये कोर्स जो है वो मिल जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।